तो आज इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन। एज इट्स नेम सजेस्ट, थर्मल मींस हीट, एक्सपेंशन मतलब किसी चीज का एक्सपैंड होना। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब भी आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कि किसी भी बॉडी के साइज में इंक्रीज होना जब उसको हीट किया जाए उसी को बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। अब उसके बाद तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। जब क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी। लीनियर का मतलब क्या है, यहां पे जब किसी बॉडी की हीट करने से लेंथ बढ़ जाए। जैसे यहां पे देखो, पहले लेंथ एल थी, ये वायर कंसीडर कर लो, एक वायर है जिसकी लेंथ एल थी, हीट करने से इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब भी लेंथ में इंक्रीज आएगा देन इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें क्या होएगा, एरिया में इंक्रीज आए, ठीक है ना। इट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट। किसी शीट के एरिया में इंक्रीज हो जाना जब उसको हीट दिया जाए। यहां पे देखिए, ये थी हमारी ओरिजिनल, जिसका एरिया एस है। एस से हम सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने हीट किया, हीट करने से ये एरिया जो है बढ़ गया। कितना एरिया बढ़ गया, ये वाला, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एस। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल रिलेटेड होगा वॉल्यूम के साथ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी हीट करने से तब उसको बोलते हैं हम क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर ये चीज। तो यहां पे हमारे पास एक क्यूब था बच्चों, टेम्परेचर करने से डॉटेड लाइन से अब नया क्यूब बन गया, तो वॉल्यूम में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। ये जो रिजल्ट्स लिखे ये हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाई डू सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब ऐसा होता क्यों है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ऑल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। पता ही है ये तो हमें। एट एनी गिवन टेम्परेचर दीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक फिक्स लैटिस में होते हैं ना, बॉन्ड बना के बैठे, इनके बीच में फिक्स क्या होती है, बॉन्ड बने होते हैं, फिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कहते हैं कि जब आप इनको हीट करते हो, हीट करने से इनके बीच की जो वाइब्रेशंस है, एक एटम ऐसे बैठा है बेचारा, उसको आपने हीट दे दी, अब वो तो वाइब्रेट करेगा क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई, कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी यूज करनी है। जिससे क्या होएगा, ये बॉन्ड्स जो है बीच में ये स्ट्रेच हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉज। क्लियर ये चीज, कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट इज कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये कॉफिशिएंट क्या है, क्या पता चलेगा इससे। तो देखो, हमारे पास एक वायर थी जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी इनिशियल, जब मान लो टेम्परेचर कितना था, T1। क्लियर ये चीज। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको हीट किया, हीट करने से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया और कितना हो गया, T2। तो कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, TF माइनस टी इनिशियल। अब लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। कितना चेंज आया, दिस इज फाइनल लेंथ एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर ये चीज। हमारे पास एक वायर थी जो इनिशियली उसकी लेंथ एल नॉट थी, जैसे ही हमने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया और उससे लेंथ में क्या आ गया, चेंज हो गया। कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल। फाइनल लेंथ कितनी होगी, कैपिटल एल। ये आप लाइंस यहां पे लिख सकते हो, है ना। उसके बाद देखो, कहते हैं कि कितने लेंथ में जो चेंज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ। एक वायर को जब मैंने हीट किया उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। अगर बड़ी वायर है तो उसमें ज्यादा लेंथ में इंक्रीज आएगा, अगर छोटी है तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज क्या आएगा, कम आएगा। फिर दूसरा कहते हैं कि जो चेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये तो ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी लेंथ में भी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। क्लियर। अब इन दोनों को करते हैं कंबाइन। तो कंबाइन करने से डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। यहां पे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और आएगा एक कांस्टेंट अल्फा।
ये कांस्टेंट है बच्चों अल्फा, ठीक है। अल्फा साथ में क्या आ गया, एल नॉट डेल्टा टी, एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बच्चों। इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकली, डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या आ गया बच्चों, चेंज इन लेंथ, दिस इज डेल्टा एल। यहां पे एल नॉट क्या आ गया, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर ये चीज। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फा, तो यूनिट में देखो ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ टेम्परेचर। तो 1 बाय केल्विन या 1 बाय सेल्सियस, तो ये आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि नीचे है, या क्या आएगा डिग्री केल्विन इनवर्स। और जिस यूनिट्स में अल्फा होंगे उसी यूनिट्स में आपको टेम्परेचर लेना पड़े। अल्फा और टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा को चेंज इन लेंथ के इक्वल कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड में थे, साथ में क्या लिख दिया, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को 1 1 कर दिया। जब ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहां पे या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चेंज इन लेंथ का, या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल लेंथ का, कि आफ्टर हीटिंग फाइनल लेंथ कितनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेल्टा एल की ये वाली वैल्यू को वहां पुट कर दोगे। तो इसको उठाया मैंने, डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आ गया बच्चों। यहां से फाइनल लेंथ एल थी, तो ये एल नॉट इधर आके प्लस हो गया, यहां पे ये चीज आ गई बच्चों। उसके बाद एल नॉट कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों। तो ये दो फॉर्मूलेज अब आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर उसने चेंज इन लेंथ पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर उसने फाइनल लेंथ पूछी है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर, समझ लग गई ये चीज। और अगर अल्फा पूछा है देन ये तो फॉर्मूला निकल ही जाए। क्लियर। अब उसके बाद ये अल्फा बताता क्या है हमें, अल्फा एक कोफिशिएंट तो है पर बताता क्या है, देखो जिस मटेरियल की, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, पॉजिटिव एंड बिग वैल्यू, इट मींस उसमें जो लीनियर एक्सपेंशन आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर दो मटेरियल है मेरे पास ए एंड बी, मेरे पास दो मटेरियल है, वन इज ए एंड वन इज बी, इसकी अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 है, इसकी अल्फा की वैल्यू अल्फा 2 है, और अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं इसका भी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करूं और इसका भी सेम डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करूं, तो लेंथ किसकी ज्यादा इंक्रीज होगी, ए वाले की लेंथ क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जिस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर, उस मटेरियल की जो चेंज इन लेंथ आएगी वो दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर ये चीज, समझ लग गई ये चीज। और अल्फा जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये अल्फा की वैल्यूज जो होते हैं ना ये बहुत छोटी हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे 0.00 समथिंग, ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज होती है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं होती। इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता लेंथ में, इतना का इंक्रीज होता है कि जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम अपनी बेयर आईज से उसको ऑब्जर्व बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं। क्लियर ये चीज, अब नोट करें। नेक्स्ट इज बच्चों कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। देखो हमारे पास यहाँ पे एक शीट है, इस शीट का एरिया जो है वो A नॉट था जब टेम्परेचर कितना था, T1 था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद इसका एरिया A हो गया जब टेम्परेचर कितना था, T2, जैसे पीछे किया था। यहाँ पे बस एरिया के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन एरिया आएगा,
आप ए के साथ भी लिख सकते हो, आप एस के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो चेंज इन एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया के फर्स्ट पॉइंट जैसे पीछे था, और दूसरा इज चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। फिर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगा, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा बीटा, और बीटा इज व्हाट, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल सेम है बच्चों, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम, वहां लेंथ है तो यहां पे क्या है, सरफेस एरिया। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए नॉट डेल्टा टी। तो इसकी भी आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट डिग्री पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन वैसे ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना भी इजी हो गया कि एक फॉर्मूला अगर याद है उसी से आप क्या कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। तो ये चेंज इन एरिया आया, अगर फाइनल एरिया पूछा जाता तो डेल्टा ए, यही वाला एक्सप्रेशन उठाया मैंने, यहाँ पे डेल्टा ए की जगह फाइनल एरिया ए, इनिशियल एरिया ए नॉट, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ए कितना आ गया, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ए इज व्हाट, ए नॉट कॉमन, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो सेम फॉर्मूला यहां पे भी, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा वो ये बताएगा कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा जो है उसका सरफेस एरिया एक्सपैंड होगा। जितना बीटा ज्यादा होगा उतनी उसकी एक्सपेंशन जो है सरफेस एरिया की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये भी बिल्कुल सेम होगा, जैसे वहां पे एरिया बढ़ा है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मैं सिंपल अब सीधे इसको करता हूं, देखो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो कॉफी अपना कांस्टेंट आएगा दैट इज गामा, gamma v naught delta t, and this gamma is your coefficient of cubical expansion। तो बिल्कुल सेम है, टाइम ही वेस्ट है ये तो बस, ठीक है ना। खुशी हो रही है आपको बस ये कर करके, और तो कुछ नहीं है ना, आती चीज। अब यहां से गामा निकालें अगर, तो गामा आ जाएगा डेल्टा v बाय v नॉट डेल्टा t। डेफिनेशन वही सेम आ जाएगी, ठीक है, कि गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फाइनल पूछिए तो आप डेल्टा v की जगह क्या लिख दोगे, v माइनस बी नॉट गामा v नॉट डेल्टा t। यहां से v आ गया v नॉट प्लस गामा v नॉट डेल्टा t। तो v इज b नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा t। तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला, इसकी हेल्प से आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अगेन जिसका गामा बड़ा होगा उसकी एक्सपेंशन भी वॉल्यूम में क्या होगी, ज्यादा। अब बच्चे दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन विद टेम्परेचर। तो पहले तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर के राइज होने से गामा क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ये ग्राफ में जो इंक्रीज आता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि हायर टेम्परेचर पे जाके गामा जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये याद रखना, जब टेम्परेचर लोअर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, गामा बढ़ेगा। एट वेरी हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर गामा इज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ लग गई? और अगर मैं बोलूं अल्फा 0 है या बीटा 0 है या मैं बोलूं गामा 0 है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? मतलब ये ऐसे मटेरियल है बच्चों जो एक्सपैंड नहीं होते। जिन मटेरियल की अल्फा बीटा या गामा की वैल्यू 0 होती है वो मटेरियल एक्सपैंड नहीं होते। क्लियर ये चीज? अब लास्ट है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। केमिस्ट्री में ऑलरेडी आइडियल गैस का आइडिया ले चुके होंगे आप लोग, ठीक है, कि एक आइडियल गैस कैसी होती है। तो आइडियल गैस की बहुत ही फेमस एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, PV इज इक्वल टू nRT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N for number of moles, R is gas constant and T is temperature। तो अगर मैं बोलूं कि at constant pressure मैंने क्या किया, heat is given to ideal gas, प्रेशर कांस्टेंट करके हीट दे दी हमने इसे।
तो प्रेशर में तो चेंज आएगा नहीं, पर वॉल्यूम में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। एन में चेंज आएगा, नहीं आता, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। आर में भी नहीं चेंज आएगा, और टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, आएगा ना ये चीज। अब उसके बाद अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो देखो आप P डेल्टा V बाय PV इज इक्वल टू NR डेल्टा T बाय NRT। ये चीज आ गई, क्लियर ये चीज। अब ये P के साथ P क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद NR के साथ NR भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर ये चीज। उसके बाद अगर ये डेल्टा T उठा के नीचे ले आओ और ये आ गया 1 by T। नाउ व्हाट इज दिस, डेल्टा V by V into डेल्टा T, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्या था ये, दिस इज गामा। गामा यही तो था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस इज गामा। So basically for an ideal gas, gamma is equal to reciprocal of absolute temperature at constant pressure। तो ये लाइन आपने लिखनी है कि at constant pressure जो गामा होता है that is reciprocal of absolute temperature of ideal gas। क्लियर ये चीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अब तीनों में रिलेशन ड्राइव करना है हमने, तो इसके लिए मैंने एक क्यूब कंसीडर की है जिसकी इनिशियल जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L थी। तो उस क्यूब की ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम वो कितनी हो जाएगी, L क्यूब, ठीक है। और ये बात हो रही है किसी टेम्परेचर T1, ठीक है। और आफ्टर हीटिंग हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है अब वो हो गया T2। So there will be change in temperature that is T1, T2 minus T1। अब अगर हीट दी है, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो नई लेंथ होगी, इनिशियल को हम L नॉट ले लेते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम को भी हम V नॉट ले लेते हैं, तो वो L नॉट का क्यूब हो जाएगा। तो अब जो हमारी फाइनल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किया ना हमने कि जब आप हीट करते हो तो फाइनल लेंथ जो है वो इक्वल होती है L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो कैसे निकलेगा, इसका क्यूब करने से। तो फाइनल वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू L का क्यूब, मतलब L नॉट का भी क्यूब और इधर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का भी क्यूब। तो यहाँ पे ये जो L नॉट क्यूब है, L नॉट क्यूब को हम क्या लिख देंगे, V नॉट। तो L नॉट की जगह, L नॉट क्यूब की जगह V नॉट आ गया। यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दिस इज V नॉट 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये टर्म बन गई हमारी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया है कि दीज अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, 0.00 समथिंग इतने छोटे होते हैं। और जब आप इतने छोटे नंबर का क्यूब करोगे या स्क्वायर करोगे तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो नेग्लेक्ट the term containing higher powers of alpha। तो हम वो सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे जिसमें अल्फा की हायर पावर्स होंगी। तो क्या बचेगा अब हमारे पास, V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस, ये वाली निगलेक्ट हो जाएगी, क्यूब है, ये वाली निगलेक्ट हो जाएगी, स्क्वायर है, तो हमारे पास बचा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बट एज वी नो कि वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला पढ़ा हमने कि वॉल्यूम में डायरेक्ट जो चेंज आता है वो V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट
कि जो 3 अल्फा है वो किसके इक्वल आ गया, गामा के, तो यहां से अल्फा किसके इक्वल आ गया, गामा बाय 3. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. क्लियर. अब नेक्स्ट निकालेंगे हम बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन. तो बीटा के लिए मुझे एरिया चाहिए, तो अगेन अगर वॉल्यूम एक्सपैंड आया तो एरिया में भी आएगा. तो वही लेते हैं हम कि क्यूब की साइड लेंथ L0 है और जो एरिया है जो स्टार्टिंग में एरिया A0 है वो किसके इक्वल होगा, L0 का स्क्वायर. और ये सब कुछ एट टेम्परेचर T1 पे हो रहा है. फिर उसके बाद आफ्टर हीटिंग जो हमारी लेंथ है वो L हो गई और L किसके इक्वल होगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के. और नया जो एरिया है वो A होगा, दैट इज इक्वल टू L का स्क्वायर, नई लेंथ का स्क्वायर. तो आप इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे L0 स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर. तो ये बन गया L0 स्क्वायर इज व्हाट, पुराना वाला एरिया. तो यहाँ पे पुराना एरिया आ गया A0, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर 1, फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर, B स्क्वायर पूरा हो गया. फिर उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा T. तो ये बन गया A0 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा T. फिर हम लिखेंगे कि अल्फा जो है इज वेरी स्मॉल. अगर स्मॉल है तो नेग्लेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग हायर वैल्यूज ऑफ अल्फा. वो टर्म्स आप निगलेक्ट कर दोगे जिसमें हायर वैल्यूज है, हायर पावर्स है, वैल्यू नहीं पावर लिखते हैं, हायर पावर्स ऑफ अल्फा. तो अब ये वाली टर्म में अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये निगलेक्ट हो जाएगी. तो हमारे पास a इज इक्वल टू A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T, ये चीज आ गया. पर हमें पता है, बट वी नो कि अगर एरिया में एक्सपेंशन आती है तो वो होती है A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T. तो कंपेयरिंग करेंगे अगर हम, तो कंपेयरिंग करने के बाद जो बीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 2 अल्फा, और अल्फा किसके इक्वल आ गया, बीटा बाय 2. पिछले में आया था कि अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 और इसमें आया अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2. तो अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया अल्फा बाय 1 इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3. तो दिस इज द रिलेशन जिससे आप एक, अगर आपको कोई भी अल्फा दिया है या बीटा दिया है या गामा दिया है, कोई भी एक दिया होगा, तो रेस्ट ऑफ द जो 2 होंगे वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा. Now next topic is variation of density with temperature. तो आपने लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों के एक्सप्रेशन सीख लिए. अब बात करेंगे डेंसिटी की. तो डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम. टेम्परेचर के साथ मास तो चेंज होता नहीं पर वॉल्यूम चेंज हो जाती है. तो वॉल्यूम की हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं V0 1 प्लस गामा डेल्टा T. ये चीज आ गया, ठीक है. अब मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम V0 थी, मास तो m ही रहेगा, तो इनिशियल डेंसिटी क्या हो जाएगी, m बाय V0, है ना. तो ये m बाय V0 को मैं क्या लिख दूंगा, इनिशियल डेंसिटी. यहां पे ये क्या आ गया, 1 प्लस गामा डेल्टा T. या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अब देखोगे बुक्स ये भी यूज करती है, या इसको थोड़ा सा आगे फर्दर रिफाइन कर देते हैं. वो यहां पे इसके नीचे पावर कितनी है, 1, इसको ऊपर लेके आएंगे तो होल पावर कितनी हो जाएगी, -1. फिर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे जिससे क्या होएगा, ये पावर अंदर आ जाएगी, 1 माइनस गामा डेल्टा T. आगे पावर नहीं ली और मैंने बाइनोमियल में, क्योंकि गामा बहुत छोटा होता है तो अगली पावर निगलेक्ट हो जाती है. तो एक ये फॉर्मूला आता है. तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है. क्लियर ये चीज. बाकी सारी चीजें बढ़ती हैं, लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, पर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमें बताएगा हाउ डेंसिटी वेरीज विद टेम्परेचर. सो अब हमने देखना है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है थर्मल एक्सपेंशन की, कि मतलब रियल लाइफ में आपको कहां पे थर्मल एक्सपेंशन दिखेगा, कि हीट बढ़ने से या टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स. जो रेलवे ट्रैक्स होती है ना, तो वो एक कंटिन्यूअस ट्रैक नहीं होता, बीच बीच में ऐसे स्पेसिंग होती है. वो जो रेल होती है ना, रेलवे लाइन की जो रेल है, वो रेल ये नहीं कि एक बार शुरू हो गई वो खत्म ही नहीं होती, वो पीसेस में होती है और बीच में उनको गैप देना पड़ता है. अब ये गैप क्यों देते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा समर्स आएंगी,
टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये एक्सपैंड हो जाएगा। अगर ये एक्सपैंड हो गया और आपने बीच में गैप नहीं दिया तो वो जो रेलवे लाइन बिल्कुल सीधी है, अगर वो बढ़ेगी, लाइन बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। किसी ने बढ़ना, देखो ये फिंगर मान के चलो रेलवे लाइन है, इसकी लेंथ बढ़नी है। अगर आपने गैप दिया होगा तो लेंथ ऐसे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगा। पर अगर आपने गैप नहीं दिया, ये बढ़ते बढ़ते उसको क्या कर देगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े कर देगी। रेलवे जो ट्रैक सीधा होना चाहिए वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करें, ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील गर्डर्स आर पुट ऑन रोलर्स। अब देखो जो ब्रिजेस बनते हैं, नीचे गर्डर्स होते हैं उनके, ठीक है, मेटल के जो स्टील के गर्डर्स बने होते हैं जिसके ऊपर पूरी रोड बनेगी, कहते हैं उनको रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। एक तरफ फिक्स होता है वो गर्डर, दूसरी तरफ से फिक्स नहीं होता। किसके ऊपर होते हैं, रोलर्स के ऊपर। यहां पे देखो ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसे दिखते हैं कुछ को, इस तरह। जब आप किसी भी ब्रिज के नीचे से निकलोगे तो चेक करना, कुछ ऐसे का बना होता है। रीजन इज सेम, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये गर्डर की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आपने दोनों तरफ से उसको रिजिड फिक्स किया हुआ तो लेंथ बढ़ेगी तो वो तो पोल्स को तोड़ देगी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कि ये लेंथ बढ़ भी जाए कोई प्रॉब्लम ना आए तो नीचे क्या दे दिया, ऐसे बेस दे दिया कि अगर ये लेंथ बढ़ भी जाएगी तो भी वो जो ब्रिज है वो कनेक्ट ही रहेगा। क्लियर ये चीज। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है द आयरन रिंग टू बी पुट ऑन रिम ऑफ कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील। अब देखो ये रिम है, रिम के ऊपर यहां पे टायर आता है, रिम के बीच में पहले ये रिंग डाली जाती है इसके ऊपर ऐसे, जिसके ऊपर फिर यहाँ पे अंदर देखो टायर्स के साथ ट्यूब भी होती है, वो ट्यूब इसके ऊपर ऐसे आती है, फिर टायर आ जाते हैं, आजकल ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं। पर रिम के ऊपर पहले ऐसे रिंग चढ़ाई जाती है और रिम का डायामीटर ज्यादा होता है, रिंग का डायामीटर कम होता है, ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए, अच्छे से बीच में फिक्स हो जाए, फिर बाहर ना निकल पाए। तो जब स्टार्टिंग में इसको इसके ऊपर चढ़ाना है आपने, तो डायामीटर कम होगा, वो चढ़ेगा क्या, नहीं चढ़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिंग को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा, इसका डायामीटर बढ़ जाएगा। डायामीटर बढ़ जाएगा, आप इसके ऊपर डाल दोगे, फिर उसके बाद ठंडा कर दोगे, डायामीटर कम हो जाएगा और इसके साथ वो क्या हो जाएगा, अच्छे से चिपक जाएगा। क्लियर ये चीज। तो ये अगली एप्लीकेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लॉक पेंडुलम्स आर मेड ऑफ इनवर्ट। अब देखो आपको पता है कि जो पहले ऐसे पेंडुलम वाली क्लॉक होती थी, ये पेंडुलम जो है वो डिसाइड करता था कितना टाइम बीत रहा है। ये पेंडुलम ऐसे जाता था 1 सेकेंड, ऐसे आ रहा है 2 सेकेंड, फिर ऐसे जा रहा है 3 सेकेंड। अगर इसने आने में टाइम ज्यादा ले लिया तो घड़ी का सारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर ये एक फिक्स है इसका कि आगे जा रहा है तो कितने सेकंड लेगा, 1 सेकंड, पीछे आएगा तो कितने सेकंड लेगा, 1 सेकंड। पर अगर सपोज करो आगे जाते जाते इसने 1 की जगह 2 ले लिया तो टाइम तो ज्यादा लग रहा है इसको, घड़ी में कम शो हो रहा है, तो सारा टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब इसमें जो टाइम पीरियड होता था, हम ये लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि जो ये टाइम पीरियड होता है ना इसका, वो फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये एक फॉर्मूला है जो हम लास्ट चैप्टर में ड्राइव करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में देखो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर टाइम पीरियड पेंडुलम का बढ़ गया तो क्लॉक का टाइम सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इनवर मटेरियल का यूज किया जाता है, क्योंकि इनवर की जो अल्फा की वैल्यू है, फॉर इनवर अल्फा इज वेरी स्मॉल। अल्फा अगर बहुत स्मॉल है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ में जो चेंज आएगा दैट इज वेरी 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 स्मॉल, ऑलमोस्ट क्या होएगा, नेग्लिजिबल। क्लियर ये चीज, ठीक है, समझ लगी ये चीज कि अगर टेम्परेचर बढ़ा भी इनवर के लिए अल्फा इतना स्मॉल है कि विद राइज इन टेम्परेचर change in length for inver is negligibly small। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी जो आपकी डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज आएगा वो बहुत कम है, और अगर लेंथ में चेंज बहुत कम है तो टाइम पीरियड में भी चेंज क्या होएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो। क्लियर ये चीज, समझ लग गई ये चीज। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अ ग्लास टॉपर जैम्ड इन अ नेक ऑफ ग्लास बोतल कैन बी रिमूव्ड बाय वार्मिंग द नेक ऑफ अ बॉटल।
ये एक बॉटल है, परफ्यूम वाली बॉटल्स होती है ना, एक्सपेंसिव बॉटल्स जिसमें इत्र वगैरह होते हैं। तो ये इसका सपोज करो जो कैप है ऊपर नेक में फंस गया, तो उसको खोलना है आप, तो अब आप क्या करोगे, गर्म पानी के नीचे उसको रख देना, उससे क्या होएगा कि ये जो है वो आराम से निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब गर्म पानी आएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, वो जो उसकी नेक है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कहते हैं कि टेलीफोन्स और इलेक्ट्रिक वायर्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड बिटवीन द टू पोल्स। ये जो वायर्स होती हैं इनको टाइटली क्यों नहीं रखा जाता, ऐसे क्यों रखा जाता है? क्योंकि समर्स में क्या होएगा, लेंथ बढ़ जाती है, विंटर्स में क्या हो जाएगा, लेंथ छोटी हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर ये लेंथ सर्दियों में छोटी हो गई तो क्या करेंगे, ये टावर्स को क्या कर देंगे, खींच के नीचे फेंक देंगे, तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो उनको ऐसे लटकाते, ज्यादा टाइटली नहीं रखते, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अगर लेंथ बढ़ रही है तो ये तो नहीं है कि सर्दियां नहीं आनी, विंटर्स तो आनी है, तो उस केस में वो छोटी भी तो होएगी, छोटी होएगी तो वो सब कुछ नुकसान कर देगी, ठीक है। तो दिस इज द अनदर एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये जो वाटर है इसका एक्सपेंशन एनॉमलस है, मतलब इसके एक्सपेंशन में कुछ अलग सी बात है। अब देखो, विद दिस थ्योरी ये माना जा सकता है कि गॉड रियली एग्जिस्ट, कि पानी का एक्सपेंशन इस तरह हो रहा है कि पानी के अंदर जो फिशेस हैं या और भी जितने भी हमारे एक्वेटिक लाइफ चल रही है, ठीक है, वो सारे इस एक्सपेंशन के कारण ही जीवित रहते हैं, नहीं तो मर जाएंगे वो। इतना डीप सोचा कि अगर ऐसा ना होता, पानी का एनॉमलस एक्सपेंशन ना होता, तो सर्दियों में, विंटर्स में फिश नहीं होती, मर जाती। अब ऐसा क्या होता है, देखो कहते हैं कि एनॉमलस एक्सपेंशन पानी का क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड एंड वाटर बिहेव इन पेक्युलर मैनर। ये तो पता ही है हमें कि हर कोई चीज जब भी हीट होती है वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। तो पानी की भी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पानी की वॉल्यूम जो है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। उल्टा हो रहा है 0 से 4 डिग्री तक। 4 डिग्री टू नेक्स्ट जितना भी जाना है आपने, तब क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा। पर 0 से 4 तक इसका एनॉमलस एक्सपेंशन। मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको ठंडा करना है पानी को, तो नॉर्मली जब कोई भी चीज ठंडी होगी, जब उसका टेम्परेचर कम होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पर इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब ये इसमें एक्सपैंड हो जाता है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है तो ये इसमें एक्सपैंड हो जाता है। ये उल्टा बिहेवियर, बाकी सब कुछ नॉर्मल। अब देखो यहां पे अगर वॉल्यूम कम हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के क्या होती है, इनवर्सली होती है। और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनॉमलस एक्सपेंशन सिर्फ 0 to 4 डिग्री का है, उसके बाद ये नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो देखो यहां पे हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। 1 kg वाटर लिया मैंने, 1 kg वाटर, ठीक है। तो 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वॉल्यूम जो होती है दैट इज 1.0013। अब जैसे जैसे क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 0 से लेके देखो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने की जगह क्या हो रही है, कम हो रही है। वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इधर डेंसिटी का ग्राफ है, तो 4 डिग्री तक डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद यहां तक कौन सा एक्सपेंशन है हमारा, एनॉमलस एक्सपेंशन। यहां उसके बाद क्या आना शुरू हो गया, नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल बिहेवियर है 4 डिग्री के बाद कि वॉल्यूम क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो गई, और इधर डेंसिटी क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू। तो दिस इज द एनॉमलस एक्सपेंशन। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर ये एनॉमलस एक्सपेंशन ना होती, क्या जरूरत थी कि पानी के एनॉमलस एक्सपेंशन करने की भगवान को? जैसे बाकी लिक्विड एक्सपैंड हो रहे हैं, पानी भी निकल जाता। ये एक्सेप्शन पानी के लिए क्यों आया, क्योंकि पानी में क्या थी, फिशेस थी। सारा वाटर सिस्टम जो था, वाटर लाइफ जो थी, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती। तब ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए देखो नेक्स्ट।
प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, तो इसके लिए ध्यान से समझना ये चीज। यहां पे हमारे पास एक लेक है, ठीक है, ये लेक है, यहां पे इसके अंदर यहां पे पानी है। सपोज करो यहां पे जो वाटर का टेम्परेचर है, सारे वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो पूरे पानी का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है, विंटर्स आ गई, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, कम होते होते जा रहा है 0 डिग्री तक, जाता ही है 0 डिग्री सेल्सियस तक, बर्फ जम जाती है। फिर आपने देखा ही है सारी लेक में क्या आ जाता है, बर्फ जम जाती। क्या नीचे बर्फ जमती, क्यों नहीं जमती, ऊपर जम जाती, नीचे क्यों नहीं जमती कहते। अगर नीचे जम जाती तो क्या फिशेस रहती, नहीं रहती। रीजन एनॉमलस एक्सपेंशन ही। अब कैसे है उसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्या होएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है मान लो 15 से कम होके 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो नॉर्मल बिहेवियर है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी ठंडा हो रहा है। सबसे पहले कौन सा पानी जो है वो ठंडा होगा, ऊपर वाला, सरफेस वाला। सरफेस वाले से क्या होएगी, हीट ले ली जाएगी और उसको ठंडा कर दिया जाएगा। ये वाला टेम्परेचर जो है यहां पे 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इसके नीचे अभी भी मान लो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी होगी, 4 डिग्री की या 15 डिग्री की? ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री की होगी। 4 से आगे तक तो क्या था, नॉर्मल एक्सपेंशन। सबसे ज्यादा डेंसिटी पानी की कहां थी, देखो ग्राफ में ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री पे। क्वेश्चन कई बार यही आता है कि वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, 4 पे। समझ लगी ये चीज। हायर से जब लोअर आते हैं ना हम, हायर से जब तक हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आएगा, हमारी डेंसिटी क्या होनी शुरू होनी है, बढ़नी है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा डेंसिटी क्या है, बढ़नी है। कब तक बढ़नी है, जब तक टेम्परेचर कितना ना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डेंसिटी क्या होनी शुरू हो जानी है, कम होनी है। हम इधर को आ रहे हैं, हम इस तरफ, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगी और डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देखो, तो हमारा जो 4 डिग्री वाले सेल्सियस वाला पानी था जो ऊपर, उसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा, और 15 वाले की डेंसिटी क्या थी, कम। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो डेंसर होता है वो किधर चला जाता है, नीचे। तो 4 डिग्री वाला नीचे आ जाएगा और 15 वाला ऊपर। तो ये 4 डिग्री हो गया, और यहां पे कौन सा आ गया, 15 डिग्री। अब इसको भी जो है बाहर का एटमॉस्फेयर इससे भी हीट ले लेगा, और यहां पे भी कितना टेम्परेचर कर देगा, 4। तो सारा का सारा पानी कितने तक पहुंच गया, 4 तक। नॉर्मल बिहेवियर था, नीचे भी 4 और ऊपर भी कितने हैं, 4। अब बात करते हैं 4 से चले 3। जब टेम्परेचर 4 से 3 हुआ तो सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर बदलेगा, सरफेस वाला। तो सरफेस वाला जो टेम्परेचर था ये वाला, ये 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, 3 की या 4 की, 4 की। एनॉमलस एक्सपेंशन यही तो था कि अब टेम्परेचर अगर कम भी होगा तो डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। एनॉमलस बिहेवियर ही तो ये है। नॉर्मली क्या है, टेम्परेचर कम कर रहे हो, डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कम किया, एनॉमलस बिहेवियर आ गया, डेंसिटी बढ़ने की जगह क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। तो सरफेस पे पानी कौन सा रहेगा, 3 डिग्री वाला। 4 वाला आएगा ही नहीं ऊपर। 3 डिग्री वाले पानी कितने पे चला जाएगा, 2 पे। 2 डिग्री सेल्सियस वाला कितने पे चला जाएगा, 1 पे। 1 वाले कितने पे चला जाएगा, 0 पे। ऊपर क्या जम जाएगी। अब आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पानी से हीट नहीं ले सकता, क्योंकि ऊपर क्या आ गई है, आइस आ गई। तो नीचे पानी कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। और जो अंदर एनिमल्स है, हमारे अंदर जो फिशेस वगैरह है, उनको वो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो बेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये अगर एनॉमलस एक्सपेंशन ना होता, 4 से 3 जाता, तो 4 वाला पानी किधर चला जाता, ऊपर। 3 वाला किधर आ जाता, नीचे। तो नीचे भी 3 हो जाता, ऐसे 0 भी हो जाता नीचे, तो खत्म हो जाना था। तो इसलिए पानी का एनॉमलस एक्सपेंशन हुआ, किसने किया, गॉड ने किया।